हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस आज एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम कोई बात नहीं करेंगे और पैरेलली जो एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ चल रहा था वो बिल्कुल चलेगा, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट पैरेलली आज हम थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मैं भी थोड़ा बोर हो गया हूँ, पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को, तो थोड़ा सा एक और सब्जेक्ट लेते हैं तो ज़रा सा टेस्ट बदलेगा और कुछ नई चीज़ें सीखने मिलेंगी, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो जैसा मैंने बोला था कि कमेंट में आप लोगों को अगर PHP सीरीज़ चाहिए हो तो बोलिएगा, तो बहुत सारे लोगों ने बोला भी, तो चलिए शुरू भी करते हैं PHP सीरीज़, बट उसके बारे में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पूरी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, PHP क्या होता है, MySQL क्या होता है, बाकी सारे लैंग्वेजेस क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, वो पूरा बेसिक फंडा जो है हमारा जो टारगेट होता है पढ़ने का, कि हम हमेशा बेसिक चीज़ों को क्लियर करके रखें। अगर हमारी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तो इनोवेशन करना आसान होगा, ये बात ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी परेशानी है आज के डेवलपमेंट में, या कोई भी जब भी कहीं भी हम पढ़ने जाते हैं कोई सिलेबस या किसी जगह पे, तो जो ऑर्डर होता है चीज़ों को पढ़ने का वो सही नहीं होता है। तो अगर सही ऑर्डर से हम चीज़ें पढ़ें और अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट जो कंपनी में काम होता है उसके हिसाब से अगर हम पढ़ें ऑर्डर पे, तो बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ह्यूज सिलेबस नहीं होता है कि बहुत वक्त लगेगा, 2 महीना 3 महीना, कुछ भी नहीं होता है। तो अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो अगर हम सीख जाएं तो बिलीव करो कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना सीख जाओगे। कुछ ऐसी गिने चुने 4-5 चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग को लगता है कि PHP अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, हम सीखेंगे, वक्त लगेगा, डेवलपमेंट करेंगे, तो हम अभी सिर्फ एंड्रॉयड करें तो PHP नहीं करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। द थिंग इज दिस कि अगर आप डेवलपर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो किसी, तो यही बात है। तो अभी बिल्कुल इनिशियली से शुरू करते हैं PHP, तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है एंड्रॉयड और PHP ही इस चैनल पे आएंगे। आने वाले वक्त में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो यहाँ नहीं होगा, सब मैं लाऊंगा। थोड़ा सा वक्त का ज़रा सा परेशानी होता है, बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ, टाइम निकाले किसी तरह से, और हर सब्जेक्ट, हर सिलेबस, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड हर वो सब्जेक्ट और हर वो चीज़ें यहाँ पे होंगी मेरे चैनल पे। ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले वक्त में कुछ और अच्छे टीचर्स भी आ जाएंगे यहाँ पे जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, जो दूसरे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स होंगे, और मैं तो खैर जितना जानता हूँ मैं सारा का सारा वो यहाँ रखूँगा ही, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जो काम की बातें वहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP MySQL सिलेबस, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आँख मूंद के कहीं भी घुसना नहीं है, हाँ ये करना है, फिर 2-3 दिन बाद आपको पता चलेगा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहले चीज़ें जान लेते हैं कि क्या है सिलेबस में, क्या है, क्यों पढ़ते हैं और कैसे क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ समझ लेते हैं। देखिए PHP आज के टाइम पे ना PHP के बहुत सारे वेरिएशंस आ चुके हैं, बहुत सारे, और PHP सबसे ज़्यादा वाइडली यूज इस्तेमाल होने वाला वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो PHP में बहुत सारे पार्ट, सबसे पहले जान लीजिए, एक है कोर वाला कोर PHP, ठीक है। तो ये जो है ना अभी बहुत सारी कंपनीज ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन दो बातें, अगर आप खुद का क्लाइंट अगर आपके पास है, खुद के क्लाइंट्स हैं, तो आप किसी में भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद तो कोर PHP सबसे नीचे वाला पोर्शन है, लेकिन अगर आप PHP में नए हो या आप एक भी जान लो कि किसी भी चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सीखना है, तो आपको बिल्कुल नीचे से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले कोर PHP ही पढ़ेंगे हम, उसके बाद आ जाते हैं फ्रेमवर्क इन द सेंस, उस जैसे कोर PHP में क्या है, किसी भी चीज़ को लिखने के लिए जो PHP की जो लाइब्रेरी आती है आपको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपका खुद का कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। वो कोर PHP हो गया, मतलब PHP की लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है प्लस खुद का कोड लिखना है। अगर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको ना एक फाइल अपलोड का कोड लिखना है PHP में अंदर, ठीक है। फाइल अपलोड आप लोग करते हो ना, आप लोग गूगल पे या फेसबुक पे जब आप लोग फाइल्स अपलोड करते हो, इंस्टाग्राम पे, वैसा एक वेब एप्लीकेशन है जहां पे आपको फाइल अपलोड करना है। तो अगर आप कोर PHP में कर रहे हो तो वो फाइल अपलोड का मैनुअल कोड आपको खुद लिखना होगा, PHP जो लाइब्रेरीज अवेल करवा रही है वो आपको इस्तेमाल करना होगा।
अब अगर हम कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेमवर्क में क्या होता है कि उस पूरे फाइल्स को अपलोड करने के लिए एक लाइब्रेरी बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, फ्रेमवर्क है। तो अभी क्या होता है, ज्यादा फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है, बट आदमी को क्या लगता है ना कि हम डायरेक्ट फ्रेमवर्क ही सीख लेते हैं ना, क्यों पीएचपी सीखते हैं। तो वही बात है कि अगर आप डायरेक्ट फ्रेमवर्क सीखोगे ना तो आपका कोर पार्ट वीक रहेगा, तो फिर वही बात है कि इनोवेशन नहीं होगा आपसे प्रोग्रामिंग में, और अपने को इनोवेशन चाहिए। तो इनोवेशन के लिए आपका जो बेसिक पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम शुरू करेंगे कोर पीएचपी से। बहुत लंबा बड़ा सिलेबस नहीं है कोर पीएचपी का। मैं बोला ना कि मुट्ठी भर गिन के ये 4-5 पॉइंट्स हैं। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली गिन के 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप सीख गए तो समझो आपको पीएचपी आ गया। और मैं आपको उसी 4-5 पॉइंट से एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। उन्हीं 4-5 पॉइंट से इस सीरीज के एंड में मैं आपको एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, और कुछ भी बहुत ज्यादा होल सिलेबस में आपको नहीं दिखाने वाला कि ये है वो है, इतना ताम झाम कुछ भी बड़ा नहीं। गिन के 4 से 5 पॉइंट्स अपने पढ़ लेंगे पीएचपी में, आपको उन्हीं 4 पॉइंट से एक वेबसाइट रेडी करके दिखाऊंगा कोर पीएचपी में। ठीक है, तो चलिए वो बाद में डिस्कस करते हैं क्या क्या 4-5 पॉइंट है। अभी इस क्या क्या हम अपने इस चैनल पे ये पीएचपी के सिलेबस को, पीएचपी के डोमेन को कवर करने के लिए सीखेंगे। तो सेकंड जो हम फ्रेमवर्क सीखेंगे वो होगा कोड इग्नाइट। ठीक है, ये हमारा फ्रेमवर्क होगा। ये सेकंड अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और इसके बाद जो फ्रेमवर्क अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है लैरावेल। तो देखिए ये एक, फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, ये सब आदमी ना भागते हैं इनके पीछे आंख मूंद के। लैरावेल सीखना है तो कोड इग्नाइटर सीखना है, कल को एक और फ्रेमवर्क आएगा फिर वो सीखना है, तो आपका जिंदगी बीत जाएगा इसको सीखने में। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं सीखना है, बट टेक्निक थोड़ा बदलना, अप्रोच बदलना। अगर हमारा ये कोर पार्ट स्ट्रांग है, हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है, हमारा स्किल डेवलपमेंट स्ट्रांग है, कोई भी फ्रेमवर्क हम 2 दिन में सीख लेंगे। तो फ्रेमवर्क सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। अपना पढ़ने का अप्रोच आप बदलिए, देखिए चीजें बहुत जल्दी से सीख जाओगे आप। कोड इग्नाइटर, लैरावेल, अगर हम इन सारी चीजों को बहुत बड़ा एज्यूम कर लेंगे तो ये फिर रोज एक नया आ जाता है, हर 3 महीने पे एक नया फ्रेमवर्क आ जाएगा। आज लोग लैरावेल के लिए भाग रहे हैं तो पता चला 3 महीने बाद एक और नया फ्रेमवर्क आ गया, फिर आप उसके लिए भागोगे। तो ये अपना पढ़ने का अप्रोच अगर हम बदल देंगे तो ये फ्रेमवर्क से हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नया फ्रेमवर्क आएगा, 2 दिन लगेगा, सीख जाएंगे। तो पहले फंडा समझ लेते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोर पीएचपी। तो कोर अगर आपका स्ट्रांग है तो हम सब कर सकते हैं, हम कोड इग्नाइटर भी कर सकते हैं, लैरावेल भी कर सकते हैं, कोई भी फ्रेमवर्क कर सकते हैं। तो हम ये जो सीरीज हम पीएचपी डोमेन पे जो काम कर रहे हैं, तो पहले हम कोर पीएचपी वाला पोर्शन कवर करेंगे। इसमें मैं आपको एक वेबसाइट भी बना के दिखाऊंगा। कोड इग्नाइटर कवर करेंगे, लैरावेल कवर करेंगे, द मोस्ट एंड माई फेवरेट इज वर्डप्रेस, ये भी कवर करेंगे। अब वर्डप्रेस पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वर्डप्रेस अलग अलग यूजर जो है ना अलग अलग लेवल में इस्तेमाल करते हैं। कोई वर्डप्रेस जो लोग सिर्फ ये आपका, उनको लगता है कि बैक पैनल पे जाके चेंजेस कर दिए हम लोगों ने वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस बहुत आसान होता है, ईजी होता है। ऐसा नहीं है, आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं वर्डप्रेस में। अगर आप डीपर लेवल पे काम कर रहे हैं, कस्टमाइज HTML पे काम कर रहे हैं, कस्टमाइज WooCommerce पे काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इतना आसान नहीं है। और आपको मैं अभी बता दूं कि आज भी सबसे ज्यादा वाइडली इस्तेमाल होने वाला अगर कोई फ्रेमवर्क है तो वो है वर्डप्रेस, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आप वर्डप्रेस जानते हो ना तो आप कभी भूखे नहीं रहोगे, इतना जान जाओ। तो वर्डप्रेस आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बशर्ते आप कितना डेप्थ लेवल में वर्डप्रेस जानते हैं, इससे डिपेंड करता है कि आपको क्या उसका फ्यूचर स्कोप होगा वर्डप्रेस में। ठीक है, बट याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्डप्रेस सबसे अच्छा ईजी होता है, इसमें कोड बहुत कम लिखने होते हैं, लेकिन इस पे भी डिपेंड, मैंने बोला ना कि डेप्थ आपका क्या है वो मायने रखता है। तो जब हम पूरा ये वेब डेवलपमेंट कवर कर ही रहे हैं तो ये सारे अभी फर्स्ट स्टेज में, स्टेज 1 लेवल पे, फेज 1 समझिए, फेज 1 में हम ये 4 चीजें कवर करेंगे। फेज 2 में फिर जो अभी करंट चल रहे हैं बाकी सारे जो है रिएक्ट JS वगैरह वगैरह हलना, तो वो सारे पे भी हम कवर करेंगे। पहले हम बिल्कुल बेसिक, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ने कमेंट किया है उन्होंने बोला है कि सर हमें बिल्कुल बेसिक से जानना है, क्योंकि देखिए ऐसा शायद ही कोई होगा जिन्हें आज के टाइम पे PHP की चीजें नहीं पता होंगी। फर्क क्या है, मेरे पढ़ाने में फर्क है, बस मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं नया चीज बता पा रहा हूँ, वो मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है,
तो मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा और मेरा टारगेट ये रहेगा कि हर एक वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताऊं जो आपको देख के लगे कि नहीं, हाँ ये मैंने आज नया सीखा है, ये हमें नहीं पता था। ठीक है, तो ये पहले बात तो क्लियर होगी कि इस फेज 1 में वेब डेवलपमेंट में हम क्या 4 मॉड्यूल कवर करेंगे। कोर पीएचपी, कोड इग्नाइटर, लैरेवल एंड वर्डप्रेस। सीक्वेंस इधर उधर हो सकते हैं, माइट बी वर्डप्रेस सेकंड आएगा, इग्नाइटर फिर लैरेवल, या फिर कोड इग्नाइटर जैसे सेकंड है वैसे होगा। तो चलिए ये हो गई हमारी दूसरी बात। तीसरी बात, अब आ जाते हैं कोर पीएचपी सिलेबस में जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोर पीएचपी में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सिलेबसेस मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर समझना होगा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है, किताबों वाली नहीं। ठीक है, आज जो मैं बताऊंगा वो किताब वाला आर्किटेक्चर आप बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको रियलिस्टिक बना के दिखाऊंगा कैसे काम करता है, और रियलिस्टिक सर्वर में भी मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा सर्वर कैसा होता है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वो किताबों में पढ़ा होगा, वो आर्टिकल्स में पढ़ेंगे आपने, वर्डप्रेस के ब्लॉग्स पे पढ़ेंगे आपने कि क्या होता है। बट आज जो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा वो आपकी पूरे मेंटालिटी को बदल के रख देगा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है क्या, काम कैसे करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद जो बेसिक गेट एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, इसके ऊपर, और ये जो सिलेबस मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये कंप्लीटली जो है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। इसमें कुछ भी बेसिक वाला चीज नहीं, ये मैं यही एज्यूम करके लिख रहा हूँ कि आपको जो बेसिक इफ एल्स और लूप ये आता है, मैं ये एज्यूम करके ये सिलेबस लिख रहा हूँ। ठीक है, या आपने ऑब्वियसली सी पढ़ा होगा, C++ पढ़ा होगा, आई एम डैम श्योर। तो आपको जो इफ एल्स है, लूप है, स्विच है, ये जो बेसिक प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ये मैं एज्यूम करता हूँ। ठीक है, तो बेसिक गेट एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ये हो गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। उसके बाद आता है डेटाबेस ऑपरेशन, जिसमें ऑपरेशन जिसके अंदर आ जाता है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, ये हो गया डेटाबेस ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड फेचिंग। सबसे इंपॉर्टेंट तो फेचिंग ही है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तो ये लिखने का है, क्रूड ऑपरेशन अक्सर मैं आजकल सुन रहा हूँ, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, तो बनाने वाले कुछ भी बना देते हैं, डेफिनेशन नया कुछ भी दिखना चाहिए। तो डेटाबेस ऑपरेशन, इसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फेचिंग। अब एक बात ध्यान रखिए, किसी भी डेवलपमेंट में आप जिस दिन आप ये वाले चीज सीख गए, आप ये वाले चीज जिस दिन सीख जाओगे कोर पीएचपी के अंदर, समझो आपने 60% 70% पीएचपी कवर कर लिया। जिस दिन हम ये वाले पार्ट अच्छे से सीख जाएंगे, एकदम एक स्टेप में बिना गलती के हम इंसर्ट, अपडेट, फेचिंग का पार्ट कर लिए, तो हम सीख गए। अब ये किसी में भी बात, हम कोड इग्नाइटर या लैरेवल, इसमें तो मैनुअल कोड करना पड़ता है, वर्डप्रेस में बहुत सारी चीजें रहती है, करना नहीं पड़ता आपको। तो कोड इग्नाइटर, लैरेवल में जिस दिन, अब मान लो जिस दिन हम कोड इग्नाइटर और लैरेवल भी करेंगे, उसमें भी जिस दिन हमने ये काम करना सीख लिया, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फेचिंग करना सीख लिया, समझो 60% 70% कोड इग्नाइटर आपने सीख लिया। लैरेवल में जिस दिन हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फेचिंग करना सीख गया, तो 60 से 70% काम करना सीख गए। आप कभी भी कहीं काम करने जाओगे पीएचपी पे, एंड्रॉइड पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस ऑपरेशन, कि आप डेटाबेस का काम उसमें कर पा रहे हो नहीं, किस तरह से कर रहे हो, उस लैंग्वेज का क्या स्ट्रैटेजी है, क्या नहीं, वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेटाबेस ऑपरेशन। इतना सीखने के बाद हम आधा से ज्यादा काम समझ के सीख लेते हैं। उसके बाद होता है इसमें सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट के बाद हम लॉगिन लॉगआउट आपको सिखाएंगे, किस तरह से वेबसाइट में लॉगिन एंड लॉगआउट होता है। ठीक है, उसके बाद फाइल अपलोड करना सिखाएंगे। फाइल अपलोड हो गया, उसके बाद एजैक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है, एजैक्स इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाएंगे इसमें। फाइल अपलोड हो गया, एजैक्स इम्प्लीमेंटेशन हो गया। उसके बाद एजैक्स भी हो गया, फाइल लॉगिन लॉगआउट हो गया। यस, एरे, पीएचपी का एरे थोड़ा सा कमाल है, बहुत अच्छा है इन रेस्पेक्ट ऑफ C++ जावा। अगर आप लोग बिल्कुल नए हो तो C++ जावा का एरे आपने अभी तक पढ़ा ही होगा। पीएचपी का एरे बिल्कुल नया है, बिल्कुल कमाल है और बिल्कुल मज़ेदार है, बहुत, इसलिए एरे अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बनता है। और ये एरे आगे आपका कोड इग्नाइटर, लैरेवल, वर्डप्रेस सब जगह ये एरे बहुत काम आने वाला है, इसलिए एरे को एक अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें सीखना है।
इतना हो जाने के बाद ना, ये इतना हमने कर लिया, समझो आपने 80% पार्ट आपने कवर कर लिया। अब क्या बचेगा? अब बचेगा CSS। उसके बाद CSS का जो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी आता है वो होता है बूटस्ट्रैप। ये CSS का लाइब्रेरी है एक्स्ट्रा। उसके बाद jQuery। इतना करने के बाद हम डिजाइनिंग वाला पार्ट सीखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक में जो भी हम लोग करेंगे ना, ये प्योरली क्या होगा पता है, ये डिजाइन पे बिल्कुल फोकस नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक एकदम ऐसा गंदा सा डिजाइन पे हम काम करेंगे। लॉजिक सीखेंगे, हम काम करने का लॉजिक सीखेंगे। लॉगिन लॉगआउट में हम लॉजिक सीखेंगे, फाइल अपलोड में हम लॉजिक सीखेंगे। वहां हमारा डिजाइन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ से हम डिजाइन पे फोकस करेंगे। हमारा कोड सेक्शन मजबूत हो गया, प्रोग्रामिंग सेक्शन पार्ट मजबूत हो गया। अब हम CSS में आ जाएंगे। CSS बूटस्ट्रैप, CSS थोड़ा सा आपको बताएंगे, उसके बाद बूटस्ट्रैप बता देंगे। बूटस्ट्रैप बताने के बाद, बूटस्ट्रैप जानने के बाद एक कोई आम सा आदमी भी जिसे डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम पता है, वो भी एक वेबसाइट डिजाइन कर लेता है। इतना अच्छा चीज है बूटस्ट्रैप, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेल करवाता है, तो जिससे, लेकिन उसके लिए भी वही बात है, आपका कोर मजबूत होना चाहिए। तो हमें कोर CSS तो आना ही चाहिए। ये अगर नहीं आएगा तो हम बूटस्ट्रैप अच्छे से नहीं जान पाएंगे। अगर कोई बहुत कॉम्पिटिटिव चीज हो गया बूटस्ट्रैप में, वहां पे आप फंस जाओगे। तो कोर मजबूत होना चाहिए किसी के लिए भी। jQuery हमें चाहिए ही चाहिए। बहुत ज्यादा jQuery में हमें एक्सपर्ट नहीं होना पड़ता है। jQuery आप बेसिक इंप्लीमेंटेशन जान जाओ, फाइल्स को इंप्लीमेंट करना जान जाओ, ये सारी चीजें जान जाओ। कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे jQuery कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसे सॉल्व आउट करना जान जाओ, बस आपका मामला क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद हम HTML टेम्पलेट को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। इंटीग्रेशन, यही सबसे बड़ा बात है। ये करने के बाद मैं आपको सीधे वेबसाइट डेवलपमेंट पे लेके जाऊंगा और एक सिंपल सा वेबसाइट डेवलप करवा के भी दिखाऊंगा कोर पे, ठीक है। तो CSS बूटस्ट्रैप, उसके बाद आ जाता है HTML टेम्पलेट इंटीग्रेशन, और इसी के अंदर दोनों आ जाएगा, फ्रंट यूजर व्यू और एडमिन पैनल। यूजर व्यू और एडमिन पैनल, यूजर व्यू और एडमिन पैनल, ठीक है। दोनों क्योंकि देखिए आप एक डेवलपर बन के जा रहे हो, यू आर नॉट अ प्योर डिजाइनर, ठीक है। आप डिजाइनर बैकग्राउंड से नहीं हो। डिजाइनर बैकग्राउंड वो लोग सिर्फ ये HTML डेवलप करते हैं, ठीक है, कस्टम के हिसाब से। बट आप क्या होना कि कुछ दिन डेवलप करने, कुछ दिन प्रोग्रामिंग करने के बाद PHP में खुद ही इतना जान जाओगे कि आप थोड़ा बहुत अच्छा खासा डिजाइनिंग कर लोगे। तो इनिशियली क्या होते हैं, जो PHP डेवलपर होते हैं, ऑलरेडी इतना सारा HTML डिजाइन फ्री में अवेलेबल होता है। आप उसे डाउनलोड करो, उसे कस्टमाइज कर लो, क्योंकि आपको CSS बूटस्ट्रैप पता है, उससे आप अपने हिसाब से, अपने क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज कर लो, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे डिजाइनिंग वाला पार्ट, प्योर डिजाइनिंग वाला पार्ट नहीं सीखे। फिर भी अगर आपको प्योर डिजाइनिंग पार्ट करना है, आप थोड़ा सा बूटस्ट्रैप में जरा सा मेहनत कर लो। आप खुद से प्योर डिजाइनिंग का काम भी कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल में, और बूटस्ट्रैप मेहनत कर लो, CSS मेहनत कर लो, आप एक्स्ट्रा सीख के चले जाओगे। देखो अगर आप डेवलपर हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। बस एक बात यही जान लो, सब कुछ आना चाहिए और सब कुछ आप सीख सकते हो, बशर्ते सिर्फ पढ़ने का अप्रोच हमें बदलना है। माइंड सेट नहीं करना है कि हम सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपर हैं, हम वेब का काम नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेब हैं, हम एंड्रॉइड डेवलपर का काम। पर्सनली मैं आपको बता दूं, मैं सारे लेवल पे काम करता हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, एंड्रॉइड का काम करते हैं, ASP.NET का काम करते हैं, JSP का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये मैंने कभी माइंड नहीं सेट किया कि हाँ मैं इसी पे ही काम करूंगा। जब कोई नया लैंग्वेज या इंटरेस्ट आता है, चलो ये चीज़ सीख लिया जाए, अच्छा होगा, मजा आएगा उसमें सीखने में, तो ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये है बेसिक। अभी पढ़ते समय और भी कुछ अगर दिमाग में आएगा तो वो अपने पुट कर लेंगे, बट मुझे जो अभी दिमाग में चल रहा है कि आई थिंक ये बहुत है बेसिक। ये मैं डेवलपमेंट की व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर एक वेबसाइट में डेवलप करता हूँ, जो हम लोग करते हैं अक्सर, तो उसके हिसाब से जो चीज़ें लगती हैं, बस मैं उसी चीज़ को पकड़ के बताऊँ कि ये इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं लगता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, बेसिक गेट एंड डेटाबेस ऑपरेशन, सेशन मैनेजमेंट, लॉगिन लॉगआउट, वो सेशन मैनेजमेंट से ही हो जाएगा, फाइल अपलोड, अच्छा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, किसी एक ने ये मुझे इसमें भी कमेंट में भी लिख के बोला था, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, डेटाबेस क्रिएशन। इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जिन्होंने कमेंट में लिखा था वो इसे नोट कर सके। यहाँ उनकी बात को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। डेटाबेस क्रिएशन, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको वेबसाइट डेवलप करते करते ही आएगी। मतलब अगर आपको कोई एप्लीकेशन टाइप का वेबसाइट आ जाता है, तो वहाँ पे आपको कैसे डेटाबेस बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेटाबेस। देखिए ये सारी चीज़ें एक तरफ, मैं लास्ट डे भी डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें एक तरफ और डेटाबेस एक तरफ। अगर आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनाना है, तो
अब मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल दे देता हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, तो क्या आप एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम टाइप का बना लोगे? ये बताओ, आपको पूरा PHP में बता दिया, सब कुछ बता दिया, आप क्या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जैसा एक बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हो? वेब में अगर बनाना हो तो सपोज कर लो, नहीं बन पाया, क्यों? उसके लिए डेटाबेस चाहिए। सो दैट इज द मोस्ट थिंग। जितने बड़े एप्लीकेशंस होते हैं उनका डेटाबेस ही तो मेन होता है, इनके लिए अलग इंजीनियर होते हैं जो सिर्फ डेटाबेस बनाते हैं। तो हम वैसा वक्त बनने में वक्त लगता है, लेकिन एटलीस्ट इनिशियली तो हमें सीखना ही होगा कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो जो हम प्रोजेक्ट इस पे करेंगे ना, उस पे कुछ ऐसा ही काम करेंगे कि कुछ डेटाबेस में आपको बना के सिखा पाऊँ, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीज़ें बना पाऊँ, नॉर्मलाइजेशन। तो ये DBMS का भी हम एक प्लेलिस्ट लाएंगे जिसमें पूरा डीप DBMS पढ़ेंगे। बट अभी डेटाबेस क्रिएशन में हम प्रैक्टिकली जो इस्तेमाल होता है, टेबल्स किस तरह से बनते हैं, कैसे एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड होता है, वो सारी चीज़ें हम इस डेटाबेस क्रिएशंस में आपको दिखाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इतना जानने के बाद ये कंप्लीट एक कोर का सिलेबस है। इट माइट बी कि कुछ छूट गया हो, तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय रन टाइम में मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये चीज़ें आप एक जगह नोट करके रखिएगा, ठीक है। और बाकी जब हम फिर कोड इग्नाइटर, लैरेवल और वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे तो उस समय उसका सिलेबस मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। अभी फिलहाल कोर PHP वाला सिलेबस है, ये पूरा चीज़ अपने पास आप सेव करके रखिएगा, ठीक है। अभी तो आज जो हम वो क्या डिस्कशन करेंगे, आज बिल्कुल हम एक बहुत मज़ेदार और मेरा फेवरेट चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो होपफुली इतना में कोई परेशानी ना हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए कि ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आई, या एक एक्स्ट्रा चीज़ जो हमें जानना है वो भी आप इसमें इंक्लूड कीजिए, जो भी है आपको लगे। हो सकता है मैं भी कुछ भूल गया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट हो जो आपको पता हो, तो वो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो अब जो आज का ये तो सिलेबस हो गया, तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं अपने इसमें PHP के सिलेबस में, और इस फेज में क्या क्या मॉड्यूल्स PHP सेक्शंस में कवर करेंगे। अब आज का जो टॉपिक है जो मैं आज वो बताऊंगा, वो है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आई थिंक जरूर आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। बट आज मैं डैम श्योर इसका जो व्यू है वो आप लोग का बदल दूंगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। देखिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से पहले जो सिस्टम चलता था वो चलता था डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। जितने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते थे वो पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब क्लाइंट सर्वर से पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का आपको एक आसान सा एग्जांपल दे देते हैं। सपोज MS ऑफिस, ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, फोटोशॉप ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो अगर कोई क्लाइंट आपसे सॉफ्टवेयर बनाता था तो वो उसी मशीन में अपने ऑफिस में ही इस्तेमाल करता था। अगर उसे किसी दूसरे शहर के दूसरे मशीन में इस्तेमाल करना हो तो उसे या तो दोबारा डेवलप करना पड़ता था, या फिर 2 मशीन का लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ने इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया। अब हुआ क्या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में? देखिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को मैं पहले इस तरह से एक ओवरऑल व्यू डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया क्लाइंट और ये हो गया आपका सर्वर। अब क्लाइंट मुझे कोई बता पाएगा क्लाइंट क्या होता है? थोड़ा सा आप सोचो, आपने पढ़ा है ना आज तक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट, तो कोई आप गेस करके बोल पाओगे क्लाइंट क्या है? कौन है यहाँ पे क्लाइंट और ये सर्वर है? ऐसा डायग्राम आपने बहुत सारा देखा होगा, बहुत सारा देखा है कि आप गूगल सर्च कर लो, ढेर सारे डायग्राम आपको मिल जाएंगे। बट मैं इस डायग्राम के आपको तीन लेवल में दिखाऊंगा, तीनों लेवल में अंदर एक डेप्थ लेवल में 3 लेवल दिखाऊंगा, वो आपको नहीं मिलेगा गूगल पे, ठीक है। तो चलिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कैन यू अज्यूम कि क्लाइंट क्या होता है? चलिए, तो मैं आपको आज बताता हूँ। क्लाइंट होता है हमारा ब्राउज़र। सबके दिमाग में आता है यूज़र होता है जो इस्तेमाल करता है, नहीं, क्लाइंट होता है हमारा ब्राउज़र, उसे हम क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रूफ कि भाई क्यों उसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बताइए। तो जब भी आप HTML, ठीक है, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आप किसी किताबों से पढ़ोगे ना, तो देखना उस किताब का हेडर पे ये जरूर लिखा होगा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। सो दीज आर व्हाट
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो इस क्लाइंट साइड मतलब ऑब्वियसली क्यों क्लाइंट साइड, क्योंकि इन सारे लैंग्वेजेस को जो आपका ब्राउजर है, क्लाइंट है, वो डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, उसे कोई एक्स्ट्रा थर्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर आपने कोई चीज़ HTML CSS जावास्क्रिप्ट में लिखा है तो उस चीज़ को आप सीधे अपने ब्राउज़र से चला सकते हो, आपको किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने एक कैलकुलेटर बनाया जावास्क्रिप्ट से, वो सीधे ब्राउज़र से चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। आपने कोई एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया जावास्क्रिप्ट से, वो सीधे ब्राउज़र से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। HTML में कुछ बनाया सीधे ब्राउज़र से चलेगा, CSS से बनाया सीधे ब्राउज़र से चलेगा, ठीक है। और यही ब्राउज़र जो है आपके इससे इंटरैक्ट करता है, जो हमारा यूज़र होता है उससे इंटरैक्ट भी करता है। सारा इंटरैक्शन का काम किससे होता है? ब्राउज़र करता है यूज़र से इंटरैक्ट करने का काम, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा ब्राउज़र जो है वो क्लाइंट हो जाता है और ये जो लैंग्वेजेस वो डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट XML, दीज आर व्हाट कॉल्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सर्वर में। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक OS है, उस OS के अंदर एक स्पेशल टाइप का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। स्पेशल टाइप का एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जनरली वैम्प होता है या जैम्प होता है या अपाची होता है। जब आप डायरेक्टली लाइव सर्वर पे काम करते हो तो उस केस में अपाची होता है। ये एक एप्लीकेशन है वैम्प सर्वर अपाची। तो ये करता क्या है? ये जो रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास से आता है, यहाँ से जो रिक्वेस्ट फाइल का जाता है, अब ये रिक्वेस्ट क्यों गया क्या नहीं गया, तो जब मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बताया था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, उसी मशीन में होता है। तो दिक्कत होता क्या है भाई उसमें कि अगर कोई दूसरे जगह से उस मशीन को एक्सेस करना चाहे तो, या उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में डिवाइड कर दिया गया। चलिए इधर आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक ऐसा जगह खोजा गया, एक ऐसा ग्लोबल जगह खोजा गया जिसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। एक ऐसा ग्लोबल जगह खोजा गया जिसे कहीं से भी, सपोज एक ऐसा ग्लोबल जगह हमें मिल गया और यहाँ पे हमने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर को रख दिया, उस सॉफ्टवेयर को हमने रख दिया। और ये जो जगह है, अब सारे मतलब यूनिवर्स के कहीं से भी आप इसे, सॉरी यूनिवर्स बोल रहा हूँ मैं, आप कहीं से भी आप इसे अपने जहाँ से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। तो क्योंकि ये जगह बिल्कुल ग्लोबल है, सारी जगह से कनेक्टेड है, तो एक ऐसा स्पेस हमने लिया जहां से इसे एक्सेस किया जा सके और वहां पे हमने अब अपने एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को रख दिया। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे जब हमने रख दिया तो कहीं से भी किसी भी बंदे को इस्तेमाल करना है, बशर्ते सिर्फ उसके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो उस इंटरनेट के जरिए इस जगह तक पहुंच गया, फिर उस इंटरनेट के थ्रू वो इस जगह तक पहुंच गया, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर लिया। तो यही पोर्शन यहाँ पे अब आ जाइए, देखिए। तो ये वो जगह है, वैम्प सर्वर है, जहां पे अब ये जो डेवलपर है, ये डेवलपर क्या करेगा, डेवलप करेगा एक लैंग्वेज में, चीज़ों को डेवलप करेगा किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और डेवलप करने के बाद वो उसे इस स्पेस में रख देगा। इस स्पेस में रख दिया, अब जो ब्राउज़र है पर्टिकुलर उस स्पेस को एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद इस एप्लीकेशन में गया और एप्लीकेशन को बोला भाई हमें ये फाइल चाहिए, और ये फाइल भी फिर उसे ब्राउज़र के पास वापस मिल जाएगा, भेज देगा। ये जो सर्वर है, सॉफ्टवेयर है, इसे बाहर भेज देगा। अब देखिए ब्राउजर जो है ना, ये सिर्फ यही 4 लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, इसको छोड़ के वो दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं जानता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसको छोड़ के उसे कुछ नहीं पता। तो भाई आप तो वेबसाइट बना रहे हो PHP में और उसको चला रहे हो ब्राउजर में, और मैं बोल रहा हूँ ब्राउजर को HTML CSS जावास्क्रिप्ट छोड़ के कुछ आता ही नहीं है, वो PHP को रीड ही नहीं कर सकता। तो फिर कैसे क्या होगा? तब क्या होता है, ये जो सर्वर आप यहाँ पे इस्तेमाल देख रहे हो ना, ये सर्वर क्या करेगा, जो फाइल रिक्वेस्ट कर रहा है आपका क्लाइंट, उस फाइल को, क्योंकि आप डेवलपर ने तो उसे PHP में लिख रखा है और PHP सिर्फ और सिर्फ ये सर्वर समझ सकता है, ये क्लाइंट नहीं समझ सकता। PHP सिर्फ और सिर्फ सर्वर समझ सकता है। देखिए यहाँ पे PHP, इसीलिए PHP को आप कहीं भी डेफिनेशन पढ़िएगा व्हाट इज PHP तो लिखा रहता है PHP इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। PHP इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये इसीलिए वहां पे लिखा जाता है, ठीक है।
क्योंकि वो पीएचपी को कौन अंडरस्टैंड कर रहा है, सर्वर पार्स कर रहा है, सर्वर अंडरस्टैंड कर रहा है, क्लाइंट तो यूज नहीं। अगर आप चाहोगे कि अपने ब्राउजर से इस पीएचपी को डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लो तो वो समझेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। इसीलिए आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, एक सर्वर की जरूरत पड़ती है जहां पे हम पीएचपी के फाइल्स को रखते हैं। अब जब यहां से कोई डिमांड आता है, सपोज आपने बनाया है abc.com/signup.php, signup.php को आपने यहाँ से रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा, ये जो फाइल है अपाची जो देखेगा, अच्छा signup.php चाहिए, इसको signup.php को भेजेगा। लेकिन अपाची क्या करेगा, यहाँ पे वो signup.php को, यहाँ मैं सिर्फ .php लिख रहा हूँ, उसे वो कन्वर्ट कर देगा .html फाइल में। एक्सटेंशन नहीं बदलेगा लेकिन कंटेंट बदल जाएगा। तो वो जो फाइल यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे जो फाइल मिलेगा, इसे जो ब्राउजर को जो फाइल मिलेगा जिसका नाम है signup.php, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ HTML होगा। signup.php ये जो फाइल ब्राउजर तक पहुंचा, जो आपके ब्राउजर पे खुलेगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ HTML होगा, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ HTML होगा। अब ये आप चेक कर लेना, किसी भी वेबसाइट को ओपन करके उसके सोर्स कोड में जाके देखो कि क्या आपको सर्वर साइड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल रहा है, क्या PHP मिल रहा है, क्या ASP.NET मिल रहा है, क्या आपको JSP मिल रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा, आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड मिलेगा, HTML मिलेगा, CSS मिलेगा, क्योंकि वो उसको कन्वर्ट करके ब्राउजर के पास भेजता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये एक क्लाइंट सर्वर का मॉडल हुआ जो कि जनरली आपको किताबों में मिलता है। अब इसके एक इनर डेप्थ लेवल तक हम जाएंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा फिर वो अंदर में कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया, होपफुली कोई परेशानी नहीं। क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, कैसे काम करता है, ये कैसे फाइल को रिवर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद हम तो अब जब हम लोकल होस्ट में हम जब प्रैक्टिस के लिए PHP चलाएंगे तो ये सर्वर हम कहाँ से खरीदेंगे भैया, अपाची सर्वर। तो उसके लिए वैम्प सर्वर होता है जो आपके ही मशीन में इस तरह का एक सर्वर बना देता है जिसे हम लोकल होस्ट बोलते हैं। तो जब सर्वर हमारे अपने ही मशीन में हो तो उसे लोकल होस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोकल होस्ट से सर्च भी करके ओपन भी करते हैं फाइल्स को, ठीक है ना। अब इसी का मैं एक और इनर लेवल डेप्थ डायग्राम आपको दिखाता हूं, जहां पे ये सर्वर कितने हिस्से में बटा होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब हुआ क्या, मैंने तो आपको बता दिया भाई, वहां से वो फाइल अपलोड कर देगा। कहां पे अपलोड कर देगा फाइल, सर्वर पे। अब सर्वर कई हिस्से में बटा होता है, देखिए ये हो गया आपका सर्वर का मॉड्यूल। ऐसा फिजिकली आपको नहीं मिलेगा, मैं एक लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ। एक हो जाता है जो यूजर सर्वर खरीद रहा है, यूजर प्रोफाइल मॉड्यूल या अकाउंट मॉड्यूल, यूजर अकाउंट मॉड्यूल, ठीक है, एक हो गया। दूसरा जो होता है वो, अब यूजर अकाउंट मॉड्यूल में आप कौन यूजर खरीद रहा है, कब इसका रिन्यू डेट है, क्या पेमेंट ऑप्शन है, ये वगैरह वगैरह। इसके बाद आ जाता है डोमेन मॉड्यूल। डोमेन मॉड्यूल, देखिए डोमेन मॉड्यूल में क्या है, इस सर्वर में डोमेन एक्चुअली होता है, सिर्फ नेम होता है, ये हमें भी पता है, आपने भी पढ़ा होगा किताबों वगैरह में, डोमेन नेम। तो डोमेन मॉड्यूल में क्या होता है कि आप अपने इस जगह में, होस्टिंग क्या होता है बेसिकली, ये एक गैरेज की तरह होता है। मतलब मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ, गैरेज स्पेस हो गया। अब आप गैरेज स्पेस हो गया, अब आप इस गैरेज स्पेस का क्या नाम रखोगे, वो नाम आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने स्पेस मिल गया, ये हमने सर्वर खरीद लिया किसी से, स्पेस हमें मिल गया। उस स्पेस में मैं किस नाम को पॉइंट करूंगा, डोमेन नेम को पॉइंट करूंगा, वो अपने ऊपर है। तो मैंने डोमेन नेम भी खरीद लिया, उस डोमेन नेम का पॉइंटिंग मैंने यहाँ कर दिया। सपोज यहाँ पे 2 डोमेन पॉइंटेड है, abc.com और सपोज ऐसे कर लेते हैं bca.com और mca.com। इस तरह से 2 डोमेन पॉइंटेड हैं यहाँ पे। ये दोनों डोमेन कहीं ना आप GoDaddy से खरीद सकते हो, आप HostGator से खरीद, कई बहुत सारे साइट हैं जो इस तरह से डोमेन बेचते हैं। हमने डोमेन खरीद के अपने इस होस्टिंग पैकेज में उसे पॉइंट कर लिया, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा जब लाइव सर्वर में दिखाऊंगा, तो दिखाऊंगा किस तरह डोमेन को होस्टिंग में पॉइंट करते हैं। तो डोमेन मॉड्यूल्स में इस तरह से डोमेन पॉइंटेड होते हैं होस्टिंग के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद होता है एक्चुअल स्पेस, जो हमें स्पेस मिलता है, जो बोला जाता है 4 GB का, 10 GB का अनलिमिटेड स्पेस। अब इस स्पेस के अंदर छोटे छोटे फोल्डर्स होते हैं, जैसे यहां हमने पहला फोल्डर बनाया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस फोल्डर का नाम हमने दे दिया
BCA। और अब ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर कनेक्टेड हो जाएगा किससे? आपके उस डोमेन नेम से। ये फोल्डर कनेक्ट हो जाएगा किससे? डोमेन नेम से। एक और फोल्डर इसके अंदर हमने बना लिया और इसका नाम सपोज हमने MCA दे दिया, और ये MCA फोल्डर कनेक्ट हो जाएगा किससे? MCA.com से। अब क्या हुआ भाई? अब जो आपका डेवलपर है, वो डेवलपर क्या करेगा? वो डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद इस फोल्डर के अंदर उस सॉफ्टवेयर को रख देगा। किससे? PHP से बनाने के बाद। वो PHP से एप्लीकेशन बनाने के बाद इस फोल्डर के अंदर रख देगा। अब बात है कि रखेगा कैसे भाई? उसे तो इस पूरे सेक्शन के अंदर घुसने के लिए आईडी पासवर्ड चाहिए, लॉगिन पासवर्ड चाहिए। तो अगर आप ये यहाँ से डायरेक्टली एडमिन का एंट्री वाला आईडी पासवर्ड उसे दे दीजिएगा तो वो सारी चीजें देख पाएगा। फोल्डर क्या है, अकाउंट में आपने क्या रिन्यू किया है, कब रिन्यू किया है, क्या क्या डोमेन है। तो ये तो एक सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। तब क्या करता है, ये होस्टिंग वाले बोलते हैं ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर इस फोल्डर, इस रूम का एक लॉकर बनाते हैं और वो लॉकर आईडी पासवर्ड आप अपने डेवलपर को दे दो। वो डेवलपर सिर्फ इस रूम में घुस सकता, उसको छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकता। जिसे हम बोलते हैं FTP। जिसे हम क्या बोलते हैं? FTP। होप आपको ये नाम आपने बहुत सुना होगा, अक्सर सुना होगा आपने ये नाम, लेकिन आज अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो। आज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट डे मैं आपको ये डायरेक्ट सर्वर पे दिखाऊंगा ये वीडियो देखने के बाद। तो ये उसी को बोलते हैं FTP, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, जिसके अंदर होस्ट होता है मतलब IP एड्रेस, उसके बाद यूजर नेम होता है, उसके बाद पासवर्ड होता है, उसके बाद क्या होता है? पासवर्ड होता है। तो ये तीनों चीजें आपका डेवलपर इस्तेमाल करके एग्जैक्टली इसी फोल्डर के अंदर घुसेगा, दूसरे कहीं जगह नहीं जा सकता वो। फिर वो इस्तेमाल करके इसी फोल्डर के अंदर जाएगा। जाने के बाद क्या होगा? जो भी उसने अपने लोकल मशीन पे सॉफ्टवेयर बनाया है उसे वो क्या करेगा? इस BCA फोल्डर में और MCA फोल्डर में अपलोड कर देगा। और इस अपलोड करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, अक्सर आपने उसका इस्तेमाल किया होगा या नाम सुना होगा, जिसे आप फाइलजिला बोलते हैं हम लोग, या क्यूट FTP बोलते हैं कि फाइलजिला या क्यूट FTP बोलते हैं। तो ये जो आपका डेवलपर है ये तीनों चीज इसी के अंदर डालेगा और ये जो फोल्डर है पूरा पूरी यहाँ एक्सप्लोर हो जाएगा। अब आपका डेवलपर अगर यहाँ फोल्डर डालता है तो वो अपडेट यहाँ होगा, यहाँ से फोल्डर्स डिलीट करते हैं तो यहाँ पे डिलीट होगा। तो इसी को बोलते हैं क्लाइंट FTP, ठीक है ना। फाइलजिला एक क्लाइंट FTP है, क्यूट FTP क्लाइंट FTP है, जो क्या करता है जिसमें अंदर ये आपका डेवलपर ये तीनों चीज डालेगा इसके अंदर, तो ऑटोमेटिक ये फोल्डर जो BCA यहाँ एक्सप्लोर हो जाएगा, ये फोल्डर जो MCA यहाँ एक्सप्लोर हो जाएगा। अब ये डेवलपर इसके अंदर ही फाइल सारा पुटअप कर देगा, ये ऑटोमेटिक BCA और MCA में जाके अपडेट हो जाएगा। अब आपका सर्वर ही आपको डेटाबेस भी अलाउ करता है, डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है। चलिए उसके यहाँ बना देते हैं, जगह कम है, यहाँ एक डेटाबेस भी आपको देगा, डायरेक्ट सर्वर पे एक डेटाबेस देगा। अब आप क्या करना होगा, यहाँ पे ही अपना एक MySQL, यहाँ पे ही आपको PHP MyAdmin भी मिलेगा, जो आपने आपको लास्ट एंड्रॉयड में दिखाया था, तो मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा। MySQL मिला, आपने क्या किया, यहीं पे ही अपना डेटाबेस बना दिया और यहाँ वाले जो फाइल्स हैं, उन फाइल्स को आपने कनेक्ट कर दिया MySQL से, ठीक है। इन BCA को आपने क्या किया, इस BCA फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं वो हमने MySQL में कनेक्ट कर दिया, MCA फोल्डर के अंदर जो है वो हमने MySQL में कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका सर्वर का इनर डायग्राम है और यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट है वो तो एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब क्लाइंट ने अपने, क्लाइंट मतलब ब्राउजर में यहाँ पे उसने लिखा, ब्राउजर यहाँ पे ये URL पे इसने लिखा https:/bca.com, ये इसने लिखा, ठीक है, और /hello.php। तो जैसे इसने ये लिखा तो ये URL भाई हिट हुआ, हिट होते ही कहाँ पहुंचा, इस डोमेन वाले सेक्शंस पे BCA.com। BCA में देखा कि इसका होस्टिंग कहाँ है, ये इसी पे एक फोल्डर में कनेक्टेड है, इस फोल्डर में चला गया BCA.com में, यहाँ से उसने फाइल खोजा hello.php। अब वो यहाँ से hello.php लेके निकलेगा, लेकिन hello.php लेके निकलेगा तो ये सर्वर क्या करेगा, उसे .php से .html में कन्वर्ट कर देगा, .php से क्या करेगा, .html में कन्वर्ट कर दिया। और वो .html फाइल फिर आपको कहाँ मिलेगा, आपके ब्राउजर में मिलेगा।
So this is how the entire client server architecture works. तो होप कि इस पूरे वीडियो में मैंने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा तो ज़रूर बदला होगा, आप थोड़ा तो ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा जाने होंगे, और अगर आपको ये लगा होगा, फील हुआ होगा कि हाँ इस वीडियो से अपने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझा है, जाना है, थोड़ा सा चीज़ें बदल गई हैं, मेंटालिटी आपका थॉट बदल गया, तो सर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैंने कुछ तो चेंज किया है। ठीक है, तो ये एक नए प्लेलिस्ट की यहाँ से शुरुआत हुई जहाँ पे PHP वगैरह चलेगा, सारे सिलेबसेस हमने बता दिए हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स कवर होंगे बता दिए, और जो लोग एंड्रॉयड के हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा परेशान वाली बात नहीं, वो भी चलेगा और ये भी चलेगा, और आपको ये भी पढ़ना है, क्योंकि आप कहीं रेज्यूमे दीजिएगा तो उसमें अगर वेब एप्लीकेशन लिखा होगा तो ये आप ही का रेज्यूमे का वेट बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आप ये भी पढ़िए वो भी पढ़िए, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों नहीं पढ़ सकते साथ में। हमने कॉलेजेस में 6-7 पेपर्स एक साथ पढ़े, यहाँ तो 2 सब्जेक्ट है, और इस माई गारंटी की मैं दोनों आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इतने अच्छे से समझा पाऊंगा कि आप किसी को भी समझा पाओ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो जितने आपके दोस्त हैं सारे लोगों से शेयर कर दीजिए। दैट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर। ओके, थैंक यू सो मच।